आज का लेक्चर बेटा होने वाला है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। या उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, या चलो हेडिंग लगा देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मैं एक गिलास पानी लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? एक गिलास पानी लेता हूं। इस एक गिलास पानी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप एक टेबल स्पून लो और उसमें एक चम्मच पानी निकालो, तो उस एक चम्मच पानी के मॉलिक्यूल में पानी के इतने एक चम्मच पानी में पानी के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने चम्मच पानी समुद्र में मौजूद नहीं होगा। मतलब अगर आप एक स्पून पानी के अंदर मॉलिक्यूल काउंट करो तो वो इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप उसी तादाद में चम्मच से पानी भरो किसमें, समुद्र में, तो कम चम्मच लगेंगे उस समुद्र को भरने में एज कंपेयर टू जितने मॉलिक्यूल एक चम्मच में मौजूद है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चमचा हो गया बहुत ज्यादा। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक स्पून पानी निकालता हूं और उनमें से कुछ मॉलिक्यूल को आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली लिटरली नहीं, बट क्या पानी का मॉलिक्यूल H2O होगा? बिल्कुल होगा। इस H2O के अंदर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए होंगे, ऐसा ही है। मैं पानी का एक और मॉलिक्यूल निकाल लेता हूं, ठीक है, और वो पानी का मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह का दिख सकता है, जिसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है, ऐसा ही है। ठीक है, या मैं एक और पानी का मॉलिक्यूल निकाल सकता हूं जो कि कुछ इस तरह होगा। तो टोटल कितने पानी के मॉलिक्यूल मैंने निकाल के रखे हैं? 3, 1, 2 और 3, ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछूं कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही है, मैं आपसे पूछूं किस फोर्स की मदद से जुड़ा हुआ है, शायद आप कहोगे सर कोवलेंट बॉन्ड की मदद से। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है ना? तो एक H2O का जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो फोर्स है वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जिसका काम क्या है? इन एटम्स को आपस में जोड़कर क्या बनाना? मॉलिक्यूल बनाना, ऐसा ही है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा जो इस H2O के मॉलिक्यूल को बना रहा है। इसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा जो इस एटम को आपस में जोड़कर पानी का मॉलिक्यूल बना रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस ग्लास पर नजर डालो तो हर एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही है। तो अगर मैं बात करूं तो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अब यहां पर दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। एक वो जो मॉलिक्यूल के अंदर है, जो एटम्स को आपस में जोड़कर क्या बना रही है? मॉलिक्यूल। और एक फोर्स, ये वाली एक फोर्स वो है जो इन बने हुए मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रही है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कि दो फोर्सेस हैं, एक पानी के मॉलिक्यूल को बना रही है, एक पानी के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रही है, करेक्ट। वो हमारे पास फोर्स जो कि मॉलिक्यूल को बना रही है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स।
या फिर इसे आम लफ्जों में, आम लफ्ज तो नहीं है ये, बट इसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, दीज ऑल आर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इसका काम है मॉलिक्यूल या क्रिस्टल को बनाना, बने हुए मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स का काम नहीं है, ये काम किसका है? यह है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का। मतलब यहां पर इस पानी के ग्लास के अंदर एक और तरह की फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड इंट्रा, चलो अच्छी बात है, ध्यान दे रहे हो, इंटर मॉलिक्यूलर, देख रहा था कौन जाग रहा है कौन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम वेंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं। मतलब एक गिलास पानी के अंदर दो तरह की फोर्स होगी, कौन सी? एक जो पानी के मॉलिक्यूल को बना रही है, एक जो पानी के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रही है, बने हुए मॉलिक्यूल को जोड़ रही है। दो तरह की फोर्सेस है, इंट्रा और इंटर। बात समझ आ रही है? अब अगली बात मैं आपसे क्या कहूंगा, ध्यान देना। मैं कहूंगा कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल के अंदर होगी, ठीक है। दिस फोर्स ये है इनसाइड द मॉलिक्यूल, और इसका काम क्या है? फॉर्म द मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के अंदर होती है, जो मॉलिक्यूल को बनाती है, जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है बेटा? अमंग दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है, करेक्ट। क्या काम है इसका? ज्वाइंट दी मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है बेटा वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर आप इसकी टाइप्स की बात करो तो ये किस किस तरह के होते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। सही हो गया? जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या डेबाई फोर्स, या फिलहाल इतनी काफी है जितने बुक में यूज हुए हैं, वरना हाँ आइन डाइपोल भी मौजूद होता है, 5 तरह की होती है, बट फिलहाल जो आपने सुन रखे हैं उसी को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। बाकी हाँ और भी होते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, सॉरी, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल आपको एक आइडिया हुआ कि किसी सब्सटेंस में दो तरह की फोर्स होती हैं, एक उसे बनाने वाली और एक बने हुए मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने वाली, ठीक है। अब एक और बात मैं आपसे करूंगा, जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस है ना बेटा, ये इंपैक्ट डालती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर? जैसे कि स्टेट कैसी होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा,
जैसे कि सब्सटेंस की विस्कोसिटी कैसी होगी, सरफेस टेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा। कितना गंदा लिख रहा हूं। इस तरफ मैं सब इंटरमॉलिक्यूलर की बातें लिख रहा हूं और उस तरफ मैं इंट्रा की लिख रहा हूं। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा स्टेट पर, इसके अलावा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वॉलेटिलिटी वगैरह। मतलब इसका जो इंपैक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो आपको कहां पर नजर आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस किस चीज पर इंपैक्ट डालती है, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर और दूसरी चीज है केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या आपको एक सेंस मिल गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, सेंस मिल गया। इनका काम क्या है ये भी समझ आ गया। जो हमारा मौजू है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, उसे हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मौजू जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर वो क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसे जरा कॉपी कर लो और आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बुक में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाद में लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। मैं सीक्वेंस जरा बदलूंगा। क्यों बदलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए। वैसे सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सही है। मैं बस लंडन डिस्पर्जन फोर्स इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक ना थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाह रहा हूं कि वक्त वक्त पर हम पहले इन चीजों को जान लें, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कस करें जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टार्ट करूं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, नहीं ओके। वैसे मैं मिटा नहीं रहा हूं इससे, ओके। आप सब कह रहे हैं कर दें तो कर देते हैं। पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। आगे चलकर मैं इतनी लंबी सी हेडिंग नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा DDI, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। समझे भाई? yes, चलो ध्यान दो, मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, पॉलर और नॉन पॉलर। मैं नॉन पॉलर से मुखातिब नहीं हूं, मैं मुखातिब हूं किससे, पॉलर कोवलेंट बॉन्ड से। पॉलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फर्क हो आपस में जुड़ जाए, और वो फर्क 1.7 से कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास H जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होती है, 2.5 तो कार्बन की होती है, वो कंबाइन हो रहा है एक ऐसे एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 है, ठीक है। इस केस में मैं ऐसा कह सकता हूं कि डायपोल मूवमेंट, अच्छा डायपोल मूवमेंट आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में। डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो डायपोल मूवमेंट कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा? क्लोरीन की तरफ। करेक्ट। मैं दो बातें कह सकता हूं, मैं कहूंगा ये HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या कहूंगा? पोलर मॉलिक्यूल है, या फिर मैं इस पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल भी कह सकता हूं। तो क्या ये क्लियर है डायपोल क्या होता है? डायपोल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल इज अ, मैं ये नहीं कहूंगा डायपोल मॉलिक्यूल, नहीं, मैं कहूंगा डायपोल। डायपोल का मतलब ही क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कब बनेगा? कब बनेगा? जब ऐसे दो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फर्क हो तो डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू छोटा। क्या इतनी बात समझ रहे हो? कोई मसला, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए मैंने कंटेनर में HCl को रखा हुआ है। HCl के कई सारे यहां पर मॉलिक्यूल हैं भाई, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं क्या इन HCl के दरमियान भी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? आप कहोगे होनी तो चाहिए सर, क्योंकि आपने कहा था कि मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स होती है, तो होनी तो चाहिए वहां पर। बट क्यों होगी, कैसे होगी, उस पर मैं बात करता हूं। एक HCl का मॉलिक्यूल मैंने बनाया, मैं यहां से एक और HCl का मॉलिक्यूल उठा लेता हूं। कंटेनर के अंदर कई सारे पॉलर मॉलिक्यूल हैं, मैं यूं भी कह सकता हूं इस कंटेनर के अंदर कई सारे डायपोल्स मौजूद हैं। करेक्ट। तो वो इंटरएक्शन जो कि दो डायपोल्स के दरमियान हो, उस इंटरएक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल हो गया। क्या कहूंगा मैं? इंटरएक्शन बिटवीन टू डायपोल्स। कितना आसान हो गया। व्हाट इज डायपोल? डायपोल इंटरएक्शन, इंटरएक्शन बिटवीन टू डायपोल्स। ये क्या बात हुई सर? ठीक है। फिर अगर और डिटेल में मैं जाऊं, मैं कहूं व्हाट इज डायपोल? डायपोल क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? सर पॉलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहते हैं। मैं कहूंगा पॉलर मॉलिक्यूल क्या होता है? आप कहोगे इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फर्क हो, यही कहोगे। तो अब इस पूरी, अब जाहिर सी बात है अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप पूरी कहानी तो नहीं सुनाओगे। हाँ, भले से आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, बट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, आप क्या कहोगे? इंटरएक्शन बिटवीन टू डायपोल। फिर वो कहेगा भाई डायपोल क्या है, तो आप कहोगे डायपोल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आप कहोगे पोलर मॉलिक्यूल क्या है? आप नहीं, वो कहेगा। कौन कहेगा? पता नहीं, ठीक है, पूछने वाला कहेगा। तो आप सिंपल। अब सवाल ये कि इंटरएक्शन हो क्यों रही है, ये बात तो मैंने कर दी ना कि डायपोल डायपोल इंटरएक्शन है क्या? क्या है भाई? इंटरएक्शन बिटवीन टू डायपोल। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरएक्शन हो क्यों रही है? क्यों हो रही है भाई इंटरएक्शन? जरा देखकर बताओ, डायग्राम देखो, बताओ इंटरएक्शन क्यों है? एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव एंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस है, जिसकी वजह से इंटरैक्शन क्रिएट होगी। इसे मैं क्या कहूंगा? अब थोड़ी लंबी करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कहूंगा द इंटरैक्शन बिटवीन the partially positive end of one molecule with the partially positive negative end of another molecule is called DDLJ। नहीं, वो तो फिल्म है। DID नहीं, DID भी नहीं, DDI सही है।
तो क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है? कोई मुश्किल बात है? नहीं, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। 10 मिनट तक पहले थी, अब नहीं है। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है, तो आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। ठीक है भाई, एक सवाल आपके सामने रखते हैं। वो सवाल, बल्कि सवाल तो नहीं, सीधा जवाब ही आपको दे देते हैं। सबसे पहली बात कि स्ट्रेंथ, इट हैज 1% स्ट्रेंथ ऑफ भाई कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कोवलेंट बॉन्ड की सिर्फ 1% है। मतलब ये बहुत कोई मजबूत बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया क्या कि इट इज वीक अट्रैक्टिव फोर्स। व्हाई इट इज वीक अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। ऐसे ही है ना? ठीक है, ऐसे हो के भाई कोई बात नहीं। देखो, इन दो को मैं ऐसे जोड़ूं कि एक टेप लूं, उस टेप को ऐसे ऊपर से ऊपर लगा दूं, ऐसे सीधा, बस एक टेप लगा दूं मैं, वो ज्यादा मजबूत होगा, या टेप को ऐसे ओवरलैप कर दूं मैं? ओवरलैप करने पर। तो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की। अच्छा, वो टेप की तरह नहीं होती, बस मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है? ये मत समझना कि कोई आकर टेप मार देता है दो एटम के ऊपर, ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग होती है वहां पर, ठीक है? तो क्योंकि ओवरलैपिंग है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां क्या होगी? ज्यादा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होती तो वो क्या होगी? वीक होगी। अगली बात हम आपसे करेंगे, प्रेजेंट इन ओनली present between polar molecules only। ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां मौजूद होगी भाई? पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होगी, नॉन पोलर के बीच नहीं हो सकती। बताओ क्यों? क्या सवाल पूछा है मैंने, बताओ क्यों? क्योंकि भाई नॉन पोलर में पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव एंड बनेगा ही नहीं, वहां तो डायपोल है ही नहीं। जब डायपोल नहीं तो फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे? समझे? ओके, और क्या कहूंगा मैं, बताओ? स्ट्रेंथ ऑफ DDI directly proportional to the difference of electron negativity। एटम के दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, बॉन्ड उतना पॉलर बनेगा। जितना पॉलर बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा मजबूत क्या बनेगी? चलो एक सवाल पूछते हैं आपसे, बल्कि छोड़ो, जाने दो। ये बातें समझ आ गई? कोई मुश्किल बात, कोई टेंशन? नो, अच्छी बात है। इसे कॉपी कर लो, देन मैं आगे बढ़ूंगा। इस वाले पार्ट को कॉपी कर लिया? सबको कर लिया? मिटा दूं? अब बात करेंगे हम किसके दरमियान तो नहीं, किसके बारे में? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। शॉर्ट में क्या कहेंगे बेटा इसे? LDF। क्या बात है। अभी हम पॉलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में?
मैं कंटेनर में हीलियम गैस ले लेता हूं। क्या किया मैंने, एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने किसे रख लिया, हीलियम के मॉलिक्यूल्स को, लाखों करोड़ों अरबों खरबों शरबों टर्बों पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर, समझ रहे हो। इन मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को उठाकर मैं बाहर ले आता हूं, बात समझाने के लिए, सही है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो इस तरह न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। क्या ये डायपोल है, क्या ये डायपोल है, नहीं ये डायपोल तो नहीं है। डायपोल में तो पार्शियली प्लस और पार्शियली माइनस चार्ज होता है, और पार्शियली माइनस चार्ज या पार्शियली प्लस चार्ज आता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है। जहां पर लेस क्लाउड होता है वो पार्शियली प्लस, जहां पर ज्यादा क्लाउड होता है वो क्या हो जाता है, पार्शियली माइनस। सही है भाई। मान लीजिए कि इतने सारे हीलियम है तो जाहिर है आपस में टकराते भी होंगे, एक दूसरे के आसपास से गुजरते भी होंगे। एक हीलियम का मॉलिक्यूल यहां से गुजरा हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां से एक मॉलिक्यूल गुजरा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहां से गुजरेगा, क्या इसका इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या रिपल्जन होगी, होगी, बिल्कुल होगी। तो इस रिपल्जन की वजह से ये वाला जो हीलियम का एटम है वो आपको कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, क्योंकि ये वाली जो साइड थी, अच्छा ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, ठीक है। तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इसकी रिपल्जन की वजह से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी इस तरफ क्या हो गई, कम हो गई, इस तरफ क्या हो गई, लेस, और इस तरफ क्या हो गई, हाई। क्या ये कुछ इस तरह का आपको दिखने लगेगा? ऐसे ही हो जाएगा, एक तरफ लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक तरफ हाई। क्या ये आपको डायपोल जैसा लग रहा है? हाँ ये डायपोल जैसा है, तो ये बन गया भाई डायपोल। लेकिन क्या ये परमानेंट डायपोल है? नहीं, ये यहां से गुजर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापसी यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये बहुत छोटे टाइम के लिए डायपोल बनाए, ये बहुत, तो जो भी चीज बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस। तो ये डायपोल कोई परमानेंट डायपोल नहीं है। ये डायपोल कैसे थे बेटा? दीज आर परमानेंट डायपोल। व्हाई? बिकॉज दे आर पोलर मॉलिक्यूल। ये डायपोल तो है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़ी देर बाद वापसी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। लेकिन आज छोटे टाइम के लिए बना है तो मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस डायपोल। मान लो ये था ये वाला मॉलिक्यूल, ये यहां से गुजरा तो ये ऐसा बन गया, लेकिन इसके बराबर में भी तो एक मॉलिक्यूल है, इसके बराबर में भी तो एक हीलियम का मॉलिक्यूल है कि नहीं है? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्जन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिसके बाद क्या होगा सोचो, कोई मुश्किल बात नहीं है सोचने के लिए, लेकिन सोचो क्या होगा। रिपल्जन हुई, रिपल्जन के नतीजे में ये इंस्टेंटेनियस डायपोल तो ऐसे ही रहा, इंस्टेंटेनियस, इतनी लंबी स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इसे जबरदस्ती, है नहीं है, जबरदस्ती इसे डायपोल बना देगा, है नहीं, जबरदस्ती बना देगा। कोई चीज जब जबरदस्ती करवाई जाए, आप काम नहीं कर रहे, मैं कहूं भाई करो, ठीक है, मैं इंड्यूस करूंगा आप पर, ठीक है, जबरन जबरदस्ती करवा रहा हूं भाई आपसे कि ये काम आपने करना है, ठीक है। खामोशी, क्लास में खामोशी मैं आप पर इंड्यूस करता हूं, ऐसे ही है, जबरदस्ती बस खामोश रहो, ऐसे ही है ना। तो मैं इंड्यूस कर रहा हूं। क्या ये डायपोल था?
इसे डायपोल जबरदस्ती बनाया गया, तो मैं इसे क्या कहूंगा, सोचो, इंड्यूस डायपोल। ऐसे ही है, कितने अच्छे नाम है इनके, बात समझ आ रही है? इंड्यूस्ड डायपोल, सही। अब क्या आपको ये दो डायपोल्स की तरह फील हो रहे हैं? क्या इनमें इंटरेक्शन होगी? यस। तो इसी इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, ध्यान देना लफ्जों पर, लफ्जों पर ध्यान देना, मजा आ जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस dipole and induced dipole is called London dispersion force, और इस पर भी नाम रख सकते हैं इसका, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कह सकते हैं। लंबा नाम है, लिखूं? समझ गए ना? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहा जा सकता है, इसे लिख देते हैं भाई। क्या समझ आया यहां से? सिंपल सी बात बोलो, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स? हाँ भाई, व्हाट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स? द इंटरेक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्स। क्या आप जानते हो इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है? क्या आप जानते हो इंड्यूस्ड डायपोल क्या है? बस सही है, बहुत जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया। एक और बात सुनो, LDF is present in all kinds of molecules but significant in non-polar molecules, not in, या इन भी लिख सकते हैं यहां पर, तो खैर मॉलिक्यूल पॉलर हो या नॉन पॉलर हो, हर किसी के दरमियान LDF मौजूद होगी। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि देखो नॉन पोलर के दरमियान है, तो भाई नॉन पोलर जब इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल बन गए तो ऐसे ही लग रहे हैं ना फिर ये वो तो ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही है कि हर तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान होगी, लेकिन सिग्निफिकेंट कहां हो जाएगी, डोमिनेंट कहां करेगी? नॉन पोलर में। वाई? क्योंकि नॉन पोलर के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है। जब डायपोल डायपोल नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स उभर कर आएगी, वो कौन होगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। हाँ, वहां पर भी है, HCl में भी मौजूद होगी, LDF HCl में भी मौजूद होगी, लेकिन क्योंकि LDF इज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो भले से मौजूद यहां पर भी है, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा यहां पर? DDI। वाई? बिकॉज DDI इज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन LDF। क्या इतनी बात समझ आ रही है? एक और बात समझो, एक और बात समझो, अगर ये हीलियम के बजाय मैं नियॉन को ले लूं, अगर हीलियम के बजाय नियॉन को ले लूं, तो नियॉन का एटम तो बड़ा होगा, ऐसा ही है, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स हुए होंगे, ऐसा ही है। जब बड़े एटम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स हुआ हुआ है, तो उससे बनने वाला इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, वो भी बड़ा होगा। तो मुझे बताओ, बड़े मॉलिक्यूल में LDF ज्यादा होगी या छोटे मॉलिक्यूल में? वाई छोटे?
भाई बड़ा एटम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स है ना, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा एलडीएफ फोर्स उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से तो एलडीएफ क्रिएट हो रही है, जितना ज्यादा डिस्पर्जन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का उतनी ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्स। बात समझ रहे हो? तो क्या बात समझ आई कि अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, तो दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे क्या ताल्लुक होगा, डायरेक्ट, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगी, आप कहोगे जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और इनमें से बड़ा कौन है, आयोडीन। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है, आयोडीन सबसे बड़ा तो लंडन फोर्स सबसे ज्यादा, उससे कम और उससे कम। बात समझ आ रही है? दूसरा फैक्टर होता है बेटा एटॉमिसिटी। क्या होती है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से मुराद होता है किसी मॉलिक्यूल में एटम कितने, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन डायरेक्ट ही होगा। मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछूं C2H6, C5H12 या फिर C10H22, इनमें से तीनों की तीनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहां होगी, जिसमें एटम ज्यादा होंगे। तो एटम इसमें ज्यादा, उससे कम और उससे कम, तो ऑर्डर ये होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये कहानी थी लंडन डिस्पर्जन फोर्स की।